बढ़ते हैं आगे। साइबर सिटी गुरुग्राम से हाई वोल्टेज ड्रामा की खबर सामने आई है। दरअसल नाबालिग के साथ शादी को लेकर एक सिरफिरा लड़की के घर पहुंच गया और लड़की की मां की कनपट्टी पर पिस्तौल लगा दी और शादी के लिए जिद करने लगा। इसके बाद उसने खुद अपनी ही गर्दन पर बंदूक तान ली। ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है, ना ही ये युवक कोई खेल दिखा रहा है, बल्कि एक नाबालिग लड़की से जबरन शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ है और युवती के परिजनों के साथ पुलिस को भी हैरान किए हुए है। ये सारा हाई वोल्टेज ड्रामा पुलिस की मौजूदगी में चलता रहा। हालांकि पुलिसकर्मी इसे रोकने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन वो लगातार अपनी रट पर कायम रहा। इस ड्रामे से पहले ये उस लड़की की मां की कनपट्टी पर भी पिस्तौल को तान चुका था। इसने धमकी दी थी कि नाबालिग से शादी ना कराने पर ये उसकी मां की जान ले लेगा, लेकिन महिला इसके चंगुल से बच निकली और पुलिस को सारा वाकया बता दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सूझबूझ के साथ कुछ देर बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी कुछ महीने पहले नाबालिग को बरगलाकर अपने साथ ले गया था, लेकिन युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने इसे पकड़ लिया। बाद में युवती के परिजनों से शिकायत वापस ले ली, लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। विपिन सन ऑफ गंगाराम खेरा इटावा यूपी का रहने वाला है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये लड़की को पहले भगा करके ले गया था और उसके बाद जो है ना इसने इस इंसिडेंट को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ इस हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। गुरुग्राम से संजय खन्ना के साथ टीम न्यूज नेशन। दिल्ली में ट्रैफिक के लिए आज से नए नियम लागू हो गए हैं, क्योंकि अब दिल्ली में कमर्शियल वाहनों के लिए RFID टैग लेना जरूरी है, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना। यही वजह है कि दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर रात भर अफरा तफरी का आलम रहा। MCD के टोल नाकों पर लंबा जाम लगा रहा। सुबह से खड़े हुए, नंबर नोट कर रखा गाड़ी का, नहीं आ रहा। देखो अभी शाम को खाना खुना खा के फिर आए हुए। नोटिस होने के बाद हम गाड़ी यहाँ लगाएंगे आगे रोड पे, पुलिस वाले तंग करेंगे हमें। जिस बात की आशंका थी हुआ वही। देश की राजधानी में लोग जब गहरी नींद के आगोश में थे, तब दिल्ली की तमाम सीमाओं पर अफरा तफरी मची रही। दिल्ली नगर निगम के टोल नाकों पर कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID टैग के लिए मारामारी मची रही। हाँ, चाहेंगे ये जो है वो टैग है जो कि इनकी कार के ऊपर लगेगा और ऐसे ही टैग जो है ट्रक वालों को, बस वालों को भी दिया गया है, जो कि कमर्शियल जो है कमर्शियल जिनका वाहन है जो दिल्ली में प्रवेश करेंगे। इसके साथ साथ जो है हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे, ये जो MCD का बूथ है, यहाँ पे मात्र 3 लोग बैठे हुए हैं जो इस काम को कर रहे हैं। जी हाँ, 3 लोग, यानी कि हजारों की भीड़ को संभालने के लिए 3 लोग बैठे हुए हैं, जिसके चलते जो है लोगों को काफ़ी घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को टैग मिल गया है, कुछ लोगों को टैग अभी तक नहीं मिला है। दरअसल शुक्रवार को RFID टैग लेने का आखिरी दिन था। कई लोग तो ऐसे थे जिन्हें टैग लेने के लिए 10 से 12 घंटे तक लाइन में जूझना पड़ा। ये 236 रुपए का मिला है जी सर। मैं 3 बजे से लग रहा हूँ, 12 बजे मुझे मिला है, 9 घंटे बाद। हम यहाँ से सुबह सुबह 4 बजे से खड़े हैं लाइन लगवाने के लिए। अभी भी सिर्फ नंबर लिखवाया हुआ है और उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। आदमी को थोड़ा सा कोई मैसेज के द्वारा अलर्ट तो करना चाहिए कम से कम। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की नोडल एजेंसी कई दिनों पहले से ही कॉमर्शियल गाड़ियों से जुड़े मालिकों और स्टाफ को सचेत कर रही थी। इसे लागू करने से पहले दिल्ली नगर निगम ने कुछ मोहलत भी दी थी। इसके बाद भी अगर वाहनों पर ये टैग नहीं पाया गया तो उन्हें किसी भी सूरत में दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, साथ ही साथ भारी जुर्माना भी लगेगा। RFID टैग नहीं तो देना होगा भारी जुर्माना। पहले हफ्ते में टोल राशि का 2 गुना भुगतान, दूसरे हफ्ते में टोल राशि का 4 गुना भुगतान, तीसरे हफ्ते में टोल राशि का 6 गुना भुगतान। पहले लोग इसके ऊपर ये नहीं कर रहे थे, अभी शायद मैसेज गया है उनके पास तो उनको लग रहा है कुछ होगा प्रोसीजर, तो वो आगे आ रहे हैं। दिल्ली के 13 एंट्री पॉइंट्स से दूसरे राज्यों से ट्रक, बस और दूसरी गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश करती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक
करीब 1 लाख गाड़ियां दिल्ली में हर रोज बाहर से आती हैं। इससे टोल नाकों पर रुकने से ट्रैफिक पर बोझ पड़ता है। दिल्ली से वाजिद अली के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली में अगर कमर्शियल वाहन एंट्री करना चाहते हैं तो RFID टैग उनके लिए जरूरी है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार RFID टैग है क्या। इसका मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टोल टैक्स और ट्रैफिक का एडवांस वर्जन है। आपको बता दें, गाड़ियों के विंडस्क्रीन पर RFID टैग को लगाया जाता है। गाड़ियों की उम्र और ओनर के नाम की कोडिंग इसमें होती है। नेशनल हाईवे पर सफर को RFID टैग आसान बनाता है। टोल पार करने के लिए इसके जरिए ऑनलाइन पेमेंट भी किया जा सकता है और मोबाइल पर टोल पार करने का मैसेज भी आता है। RFID टैग के फायदे क्या कुछ हैं, ये हम आपको बताते हैं। कमर्शियल गाड़ियों के लिए बेहद जरूरी है, ये हमने आपको बताया। टोल वसूलने का काम इस टैग के जरिए और भी आसान हो जाएगा। टोल प्लाजा पर बिना रुके टैक्स कटेगा, जिससे जाम की स्थिति से बचा जा सकता है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर में भी इस टैग के जरिए कमी आएगी। ईंधन की खपत में कमी आएगी, क्योंकि लंबी लंबी लाइंस में गाड़ियों को नहीं लगाना पड़ेगा। टैग लगने के बाद वक्त में काफी बचत होगी। गाड़ियों की दिल्ली में निगरानी भी हो सकेगी, यानी कि किसी भी गलत काम के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। उधर अर्थव्यवस्था में मंदी को लेकर चल रही चर्चा के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैश फ्लो बढ़ाने के लिए बैंक्स को 70,000 करोड़ रुपए की राशि तत्काल जारी करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि ग्लोबल रिसेशन के इस दौर में भारत की स्थिति ज्यादा बेहतर है और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। मंदी से उबरने के लिए वित्त मंत्री की बड़ी घोषणाएं। कैश फ्लो बढ़ाने के लिए बैंकों को 70,000 करोड़ रुपए, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से टैक्स सरचार्ज हटाया, विदेशी निवेशकों को भी एक्स्ट्रा सरचार्ज से राहत। देश में अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद मोर्चा संभाला। शुक्रवार को वित्त मंत्री ने देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए टैक्स सुधारों की घोषणा करने के साथ ही कैश फ्लो बढ़ाने और ग्राहकों को राहत पहुंचाने वाले कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि ग्लोबल इकोनॉमी की तुलना में भारत की स्थिति काफी बेहतर है और ग्लोबल रिसेशन के बावजूद भारत पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। उन्होंने कैश फ्लो की स्थिति को बेहतर करने के लिए बैंकों को तत्काल 70,000 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान करते हुए कहा कि राहत पैकेज से देश में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कैश फ्लो हो सकेगा। अप फ्रंट वी आर रिलीजिंग द 70,000 crores and additional lending and liquidity to the tune of 5 lakh crores can be made available by providing this upfront capital for the PSBs. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार की सलाह के बाद बैंक कंज्यूमर लोन को भी रेपो रेट से लिंक करने पर सहमत हो गए हैं। ऐसा होने के बाद जब भी रिजर्व बैंक रेपो रेट में कटौती करेगा, वैसे ही कंज्यूमर लोन की ब्याज दर भी कम हो जाएगी और लोगों को EMI कम चुकानी पड़ेगी। Reduced EMI for housing loans, vehicles and other retail loans by directly linking repo rate to the interest rates, which means the moment the reduction has happened, it will directly benefit the customers. न्यूज़ नेशन के एक सवाल में वित्त मंत्री ने साफ किया कि सरकार की ओर से उन्होंने जो भी ऐलान किया है वो उद्योग जगत से राय मशविरा करने और उनकी जरूरतों को देखते हुए किया गया है। ये जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तब्दीलियां की हैं, इससे क्या इकोनॉमी में बदलाव होगा? ये वो स्टेप्स हैं, क्योंकि इकोनॉमी लगातार डाउन हो रही थी, इस वजह से ये स्टेप्स लिए गए। हमने जो आज अनाउंस किया है स्टेप्स, ये इंडस्ट्री के मांग से किए हैं। ये नहीं है कि हम नॉर्थ ब्लॉक में बैठे और कुछ अनाउंस नहीं कर रहे। अनाउंसमेंट जो भी हुआ आज डिमांड सेक्टर से आया है, उसके लिए हम हमारी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जिससे हम उम्मीद करते हैं, जैसे इंडस्ट्री उम्मीद करते हैं कि बदलाव आएगा, उनका पोजीशन इंप्रूव होगा। इसीलिए मैं मानती हूं जो हमने आज कर रहे हैं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं, सबको मालूम होना चाहिए ये सरकार रेस्पॉन्सिव सरकार है। इंडस्ट्री आकर हमसे कुछ विषय बोले, उसका तुरंत हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं, जिससे हम कुल मिलाकर के सबके इंप्रूवमेंट चाहते हैं। वित्त मंत्री ने इन लोक लुभावन घोषणाओं के साथ कई दूसरी बड़ी घोषणाएं भी की। उनकी घोषणाओं के मुताबिक कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज वापस ले लिया गया है। कस्टमर्स को राहत देने के लिए बैंक लोन चुकाने के 15 दिन बाद कंज्यूमर को दस्तावेज वापस करेंगे।
साथ ही कर चुकाने के लिए बैंक ऑनलाइन सेटलमेंट पॉलिसी लाएंगे। टैक्स पेयर्स के लिए राहत का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स पेयर्स को 1 अक्टूबर तक आयकर का कोई नया नोटिस नहीं भेजा जाएगा। 1 अक्टूबर के बाद सिर्फ सेंट्रलाइज सिस्टम से ही नोटिस दिया जाएगा। साथ ही दशहरे के दिन से फेसलेस स्क्रूटनी की शुरुआत होगी। CSR उल्लंघन के मामलों को आपराधिक नहीं माना जाएगा। इसी तरह GST के नियमों को और आसान बनाया जाएगा। MSME को भी पेंडिंग GST का रिफंड 30 दिनों में होगा। सरकारी विभागों में देरी से भुगतान की शिकायतों की समीक्षा की जाएगी। ऑटो सेक्टर के लिए राहत का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब 31 मार्च 2030 तक हो सकेगा। इसके साथ ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस की समीक्षा भी जून 2020 तक टाल दी गई है। वहीं सरकारी विभागों में वाहन की खरीदी पर लाई गई पाबंदी खत्म कर दी गई है। वित्त मंत्री ने अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट पर जल्द ऐलान करने की बात कही। इन घोषणाओं से वित्त मंत्री ने बाजार को संदेश दिया कि अब इंतजार है इन घोषणाओं के नतीजे सामने आने का। वित्त मंत्रालय की तरफ से की गई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जो थी वो पटरी पर नहीं थी और उसको पटरी पर लाने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। तो वहीं तमाम निवेशकों को खुश करने के लिए सुपर रिच पर लगने वाला सरचार्ज जो है वो हटा लिया गया है। जाहिर तौर पर इसके दूरगामी परिणाम देखने होंगे। जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दुनिया के एक ताकतवर मुल्क में आज गूंजेगा मोदी मोदी। मोदी इस वक्त यूएई के दौरे पर हैं। यूएई आज उन्हें अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान देने जा रहा है। आज ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजे जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांस ने मोदी का जोरदार स्वागत किया। मुस्लिमों ने भी पूरी गर्मजोशी से मोदी का इस्तकबाल किया। और अब एक ताकतवर मुस्लिम मुल्क दे रहा है मोदी को अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान। तो पाकिस्तान बेचैन परेशान है। इमरान को समझ नहीं आ रहा कि वो UN से लेकर US तक में भारत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन दुनिया उनकी बजाय सुन रही है भारत की आवाज और PM मोदी किए जा रहे हैं अवार्डों से नवाज। मजहब के नाम पर अलग हुए पाकिस्तान को उम्मीद थी कि मुस्लिम देश हर हाल में उसके साथ खड़े होंगे। UAE जैसे ताकतवर मुस्लिम देशों से तो उसके अच्छे संबंध थे। इमरान के PM बनते ही जिस UAE ने उसे $2 अरब की मदद पहुंचाई थी, उसने अब पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लिया है और भारत के साथ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE मोदी को अपने मुल्क का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहा है। UAE PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित कर रहा है। मोदी को मिल रहा ऑर्डर ऑफ जायद का सम्मान कितनी अहमियत रखता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2007 में UAE ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ऑर्डर ऑफ जायद का सम्मान दिया था, तो 2010 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को इससे सम्मानित किया गया। 2016 में सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज अल सऊद को ये सम्मान मिला, तो 2018 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऑर्डर ऑफ जायद का सम्मान हासिल किया। एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर को लेकर दुनिया भर में भारत के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा है, लेकिन उसे चीन को छोड़कर किसी का साथ नहीं मिला, तो दूसरी तरफ एक ताकतवर इस्लामिक राष्ट्र का मोदी को सम्मानित करना पाकिस्तान को और कमजोर बना रहा है और दुनिया में बढ़ा रहा है मोदी और हिंदुस्तान का मान। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए अब आपको दिखाते हैं मोदी को किन किन देशों के सर्वोच्च सम्मान अब तक मिल चुके हैं। सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, रूस, संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त अरब अमीरात अब तक अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे चुका है। फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर सम्मान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। अफगानिस्तान का आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। इसके अलावा रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी एपोस्टल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान सियोल शांति पुरस्कार भी PM को मिला। संयुक्त राष्ट्र का चैंपियंस ऑफ अर्थ, सऊदी अरब का सैश ऑफ किंग अब्दुल अजीज सम्मान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी इस देश की यात्रा के दौरान मिला। इसके अलावा मालदीव का द मोस्ट ऑनरेबल ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूलर का अवार्ड भी उनको मिल चुका है। संयुक्त अरब अमीरात का जायद मेडल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी की अगुवाई में आज विपक्षी दलों के 12 नेता श्रीनगर जाने वाले हैं, लेकिन इन नेताओं के दौरे को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रेड सिग्नल दिखा दिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि नेता यहां ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटने के बाद से राज्यपाल सत्यपाल मलिक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच ट्विटर पर शुरू हुआ झगड़ा अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जिसका इंतजार राहुल गांधी सहित देश के सभी लोगों को था। दरअसल शुक्रवार को राहुल गांधी ने कश्मीर जाने का ऐलान किया। राहुल के श्रीनगर जाने की खबरों के बीच अचानक दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सियासी हलचल तेज हो गई। बताया जा रहा है कि राहुल के साथ विपक्ष के दूसरे नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी होगा, जिसमें कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा, लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव, टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी, डीएमके नेता टी शिवा, एनसीपी के राज्यसभा सांसद माजिद मेमन, आरजेडी सांसद मनोज झा और जेडीएस नेता के रेड्डी शामिल हैं। विपक्ष के ये सभी नेता राहुल की अगुवाई में श्रीनगर जाएंगे। जैसे ही ये खबर सामने आई कि राहुल और विपक्ष के दूसरे नेता श्रीनगर दौरे पर आ रहे हैं, उसके कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक ट्वीट कर विपक्ष के नेताओं से श्रीनगर न आने की अपील की। प्रशासन ने ट्विटर पर लिखा, हम लोगों को आतंकियों से बचाने में लगे हैं। नेताओं के दौरे से लोगों को असुविधा होगी। इस वक्त शांति बनाए रखना प्राथमिकता है। शांति बहाली के प्रयासों में नेता बाधा न डालें। ऐसे मौके पर विपक्षी दल सहयोग करें, वो कश्मीर न आए। जम्मू कश्मीर प्रशासन की इस अपील पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। वो जा रही है टीम, तो उनको ये नहीं आप पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा के अपने ऑफिसर लगा के बंदी की तरह बना के वहाँ पे घुमाएं, ये बात नहीं है। जहाँ वो जाना चाहे अपनी मर्जी से अपनी गाड़ी में एज ए कॉमन मैन वहाँ पे वो घूमे, तो असली पिक्चर तब सामने आएगी। अगर आप उन्होंने घेराबंदी करके उनको सिक्योरिटी तो मर्जी से वहाँ पे लेके जाना है, अभी ये जगह है, तो फिर मेरे ख्याल से वो सच सामने नहीं आएगा और जो देखना चाहती है दुनिया वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसमें बाधा रहे। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद राहुल ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को इस मामले पर पारदर्शी तरीके से चिंता जतानी चाहिए। राहुल के इस बयान पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पलटवार किया था। उन्होंने एक बयान में कहा कि राहुल गांधी को घाटी का दौरा करने के लिए एयरक्राफ्ट भेजूंगा ताकि वो घाटी का सही तरीके से जायजा करें और जमीनी हकीकत को जाने, तब कुछ बोलें। पलटवार करने की बारी अब राहुल की थी। राहुल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, प्रिय मलिक जी, मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख आने के आपके न्योते को स्वीकार करता हूँ। हमें एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं है, बस वहाँ के नेताओं और जवानों से मिलने दिया जाए। इसके बाद राज्यपाल ऑफिस से एक बयान जारी होता है, जिसमें 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा का हवाला दिया जाता है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दफ्तर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फिलहाल सूबे में 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं, लिहाजा अभी किसी भी दौरे की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालात सामान्य होते ही यहां आने के बारे में जानकारी दी जाएगी। बहरहाल 370 हटाए जाने के बाद से राहुल और गवर्नर सत्यपाल मलिक के बीच छिड़ी ये जंग में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका पता अगले कुछ घंटों में चल जाएगा। लेकिन ये साफ हो गया है कि दोनों के बीच शुरू हुई ये लड़ाई फिलहाल अभी थमने वाली नहीं। टीम न्यूज नेशन। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक टीम ने शुक्रवार को जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन और फाउंडर नरेश गोयल के दिल्ली और मुंबई के 12 ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि इन ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को कई अहम जानकारियां मिली हैं और कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। नरेश गोयल पर कसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का शिकंजा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का गोयल के 12 ठिकानों पर छापा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। जेट एयरवेज के डूबने के बाद अब ईडी उन लोगों के खिलाफ एक्शन में है जो कंपनी की बर्बादी की वजह बने। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शुक्रवार को जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल के घर के साथ दिल्ली और मुंबई के 12 ठिकानों पर छापे मारे। ईडी के सोर्सेज से पता चला है कि नरेश गोयल ने कुल 19 कंपनियां बनाई थी। इनमें से 14 कंपनियां भारत में और 5 विदेश में थी। इनमें से एक टेलविंड्स कॉरपोरेशन भी थी जो जेट एयरवेज का वित्तीय प्रबंधन देखती थी। आरोप है कि इस कंपनी के जरिए गोयल ने विदेशी मुद्रा की हेराफेरी की। टेलविंड के एक बड़े निवेशक की भी ईडी ने जांच की है। नरेश गोयल पर फंड डायवर्जन का भी आरोप है। ईडी इन्हीं मामलों में सबूत जुटाने के लिए छापे मार रही है। खबर है कि छापेमारी में ईडी को कई अहम जानकारियां मिली हैं। आपको बता दें कि आर्थिक संकट की वजह से जेट एयरवेज की सभी उड़ानें
अप्रैल से ही ठप हो गई हैं, जिसके बाद जेट एयरवेज के कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं। फिलहाल जेट एयरवेज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत सेटलमेंट प्रोसेस से गुजर रही है। शुक्रवार को ही छापेमारी के बाद भी ये स्पष्ट हो गया है कि सेटलमेंट प्रोसेस में भी जेट एयरवेज को विशेष राहत नहीं मिल सकेगी। टीम न्यूज नेशन। तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सावरकर की मूर्ति पर कालिक पोते जाने पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने कालिक पोती है उन्हें पीटा जाना चाहिए। दरअसल हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में रातों रात वीर सावरकर, शहीद भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाएं लगा दी गई थीं। एनएसयूआई ने इसका विरोध किया था और इसके खिलाफ ही बुधवार 21 अगस्त की रात सावरकर की प्रतिमा पर एनएसयूआई ने कालिक पोत दी थी। सावरकर की मूर्ति पर कालिक लगाने के मामले में ही जब उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये लोग सावरकर के संघर्ष के बारे में नहीं जानते। उधर मुंबई महानगर पालिका के चीफ प्रवीण परदेसी ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस फरमान के बाद जनता से जुड़े काम वक्त पर पूरा नहीं करने पर अधिकारियों पर गाज गिरेगी। काम में देरी करने वाले अधिकारियों की आधी तनख्वाह काट ली जाएगी। यही नहीं, ठेकेदारों को भी चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी वजह से काम अटका तो प्रोजेक्ट की लागत में 20% तक की कटौती की जा सकती है। और खबरों को और विस्तार से जानने के लिए न्यूज नेशन की वेबसाइट या फिर ऐप पर जाएं। आप हमारी वेबसाइट www.newsnation.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। हर वक्त ताजा खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें और बने रहें न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।